हेलो एवरीवन। तो कल हम लोगों ने कर लिया था क्वेश्चन नंबर 125 तक। आज हम करने वाले हैं उत्तर भारत और दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में। तो चैप्टर जो है वो काफी बड़ा भी है। इसके साथ ही आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं और सेकंड यूनिट जो है वो अब हमारी चल रही है और 10th के फर्स्ट चैप्टर में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी सेकंड यूनिट जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए, आज मैं आपके लिए एक क्वेश्चन जो है वो लेके आई हूँ और वो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोग कितना ज़्यादा ध्यान से वीडियो को सुनते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है होमवर्क में कि हर्ष ने चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड को कहाँ पराजित किया था। ध्यान से सुनिए, हर्ष ने चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड को कहाँ पराजित किया था। तो आपको सन भी बतानी है कि कब किया था, इसके अलावा कहाँ किया था ये भी आपको बताना है। स्टार्ट करते हैं। 126, पाल वंश का उद्भव किससे माना जाता है। पाल वंश का उद्भव किससे माना जाता है। तो इसका सही आंसर है 750 ईस्वी के लगभग गोपाल से पाल वंश का उद्भव माना जाता है। तो पाल वंश के जो संस्थापक हैं वो कौन है, गोपाल। नेक्स्ट है, पाल वंश का सबसे महान राजा कौन था। पाल वंश का सबसे महान राजा कौन था। इसका सही आंसर है पाल वंश के सबसे महान राजा थे धर्मपाल। नेक्स्ट है, किसकी राज्यसभा में सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव का दूत आया था। किसकी राज्यसभा में सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव का दूत आया था। तो सुमात्रा सुमात्रा वही है जो हमने बृहत्तर भारत में हमने पढ़ा था। इंडोनेशिया जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, तो उसी का भाग था सुमात्रा और जावा, है ना। तो आपको ये बताना है किसकी राज्यसभा में सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव का दूत आया था। तो इसका सही आंसर है देवपाल। और देवपाल ही थे पाल वंश के राजा जिन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बंगाल ले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 129, वह बौद्ध भिक्षु जो 10वें पाल राजा के निमंत्रण पर वहां गया। तो देखिए क्वेश्चन जो है यह पूछा जा रहा है कि वह बौद्ध भिक्षु जो 10वें पाल राजा नेपाल के राज्यकाल में तिब्बत के जो राजा थे उनके निमंत्रण पर गया। तो यहाँ पर तिब्बत जो है वो मिस हो गया है। वह बौद्ध भिक्षु जो 10वें पाल राजा नेपाल के राज्यकाल में तिब्बत के राजा के निमंत्रण पर वहां गया। कहाँ गया, 10वें पाल राजा नेपाल के राज्यकाल में। तो इसका सही आंसर है अतिशा। अतिशा बौद्ध भिक्षु जो था वो तिब्बत के राजा के निमंत्रण पर पाल राजा नेपाल के राज्यकाल में गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी। इसका सही आंसर है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने 736 ईस्वी में की थी। और कहाँ की थी, महाराष्ट्र में की थी। ठीक है। नेक्स्ट है, किस शासक ने एलोरा में कैलाश मंदिर बनवाया। किस शासक ने एलोरा में कैलाश मंदिर बनवाया। तो इसका सही आंसर है कृष्ण प्रथम ने। देखिए कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि अजंता की गुफाएं जो हैं वो किस काल की देन है। तो आपका आंसर होगा गुप्त काल की देन है। और एलोरा जो है, एलोरा में कैलाश मंदिर जो है वह किसके समय में बने थे। तो राष्ट्रकूटों के समय बने थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण जो है वो कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। नेक्स्ट है, गुर्जर प्रतिहार के शासक वत्सराज को किसने पराजित किया था। गुर्जर प्रतिहार के शासक वत्सराज को किसने पराजित किया था। इसका सही आंसर है राष्ट्रकूट वंश के चौथे शासक ध्रुव ने। किसने किया था, राष्ट्रकूट वंश के चौथे शासक ध्रुव ने। नेक्स्ट है, किस शासक ने गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट सेकंड और पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया। किस शासक ने गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट सेकंड और पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया। इसका सही आंसर है पांचवें शासक गोविंद तृतीय ने। किसने किया, पांचवें शासक गोविंद तृतीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन 134, मान्यखेत को राष्ट्रकूटों की राजधानी किसने बनाई? मान्यखेत जो वर्तमान कर्नाटक में है, तो इसको राष्ट्रकूटों की राजधानी जो है वो किसने बनाई? इसका सही आंसर है अमोघवर्ष ने। किसने बनाई? अमोघवर्ष ने। नेक्स्ट है 135, किस अरब यात्री ने अमोघवर्ष की गणना विश्व के तत्कालीन 4 महान शासकों में की? किस अरब यात्री ने अमोघवर्ष की गणना विश्व के तत्कालीन 4 महान शासकों में की? इसका सही आंसर है कि अमोघवर्ष जिन्होंने मान्यखेत को राष्ट्रकूटों की राजधानी बनाई थी, तो उन्हें सुलेमान अरब यात्री ने विश्व के तत्कालीन 4 महान शासकों में इनकी गणना की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 136, अरबों ने राष्ट्रकूट वंश के शासकों को किससे संबोधित किया? अरबों ने राष्ट्रकूट वंश के शासकों को किससे संबोधित किया? अरबों ने राष्ट्रकूट वंश के शासकों को वल्लहरा के नाम से संबोधित किया। देखिए, सिंध की ओर से अरबों का जो प्रथम आक्रमण था उसका बहुत ही डटकर सफलतापूर्वक सामना जो है वो नागभट्ट प्रथम ने किया था, जो कि गुर्जर शासक थे, है ना? तो ये भी आपको याद रखना है। तो वही अरब हैं जिन्होंने राष्ट्रकूट वंश के शासकों को वल्लहरा के नाम से संबोधित किया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 137, गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला शासक कौन था जिसने सम्राट की पदवी धारण की? इसका सही आंसर है वत्सराज। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज जिन्होंने सबसे पहले सम्राट की पदवी धारण की थी। और इसके साथ ये भी याद रखना है कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना जो है वो नागभट्ट प्रथम ने की थी। किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 138, गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? इसका सही आंसर है सबसे प्रतापी शासक जो है वो मिहिर भोज था। कौन था? मिहिर भोज, जिसे राजा भोज भी कहा गया। और मिहिर भोज ने ही आदि वराह की उपाधि धारण की थी। और इसके साथ एक और आपको याद रखना है कि मिहिर भोज के समय ही जो अरब यात्री सुलेमान आया था, जिसने राष्ट्रकूट वंश के शासकों को वल्लहरा कहा था। तो एक बार और रिपीट कर देती हूं मैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना जो है वो नागभट्ट प्रथम ने की थी। पाल वंश की स्थापना जो है वो किसने की थी? गोपाल ने की थी। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने 736 ईस्वी में की थी। मिहिर भोज के समय कौन सा अरब यात्री भारत आया था? तो हमने अभी ये समझा था कि सुलेमान जो था अरब यात्री, वह मिहिर भोज के समय भारत आया था। और मिहिर भोज कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश का था या राष्ट्रकूट वंश का था? तो मिहिर भोज जो था वो गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रतापी शासक था, जिसने आदि वरा की उपाधि धारण की थी। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता कौन थे? कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता कौन थे? इसका सही आंसर है राजशेखर। राजशेखर कर्पूर मंजरी नाटक की रचयिता थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकवि राजशेखर का शिष्य व उनका संरक्षक कौन था? महाकवि राजशेखर जिन्होंने कर्पूर मंजरी नाटक लिखा था, तो उनका शिष्य और उनका संरक्षक कौन था? इसका सही आंसर है महेंद्रपाल। महेंद्रपाल ये राजशेखर का शिष्य भी था और उनका संरक्षक भी था। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि महाकवि राजशेखर जो थे वो किसके दरबार में थे? तो महेंद्रपाल के दरबार में थे। नेक्स्ट है, महमूद गजनबी के हमले के समय कन्नौज का शासक कौन था? इसका सही आंसर है राज्यपाल। महमूद गजनबी ने जब हमला किया था तो उस समय कन्नौज का शासक राज्यपाल था, जो कि पाल वंश का था। और यह डर से, महमूद गजनबी के आक्रमण के डर से यह शासन छोड़कर भाग भी गया था। नेक्स्ट है, कुरल जो तमिल भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, इसकी रचना किसने की? कुरल
जो तमिल भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, इसकी रचना किसने की? इसका सही आंसर है, इसकी रचना की तिरुवल्लुवर ने। किसने की? तिरुवल्लुवर ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन 144, चोल वंश के राजा ने पुहार या पुगार वंश की नींव डाली? चोल वंश के राजा ने पुहार व पुगार वंश की नींव डाली, तो वो चोल राजा कौन थे? इसका सही आंसर है, करिकाल चोल राजा ने पुहार या पुगार वंश की नींव डाली। तो इसको भी आपको याद रखना है। आपका केवल रीट का ही नहीं बल्कि आपका पटवारी का, सेकंड ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड का, आपकी इतनी अच्छी तैयारी हो रही है, ये आपको पता भी नहीं है। और जब आप एग्जाम देंगे, जब आपको ये पता लगेगा कि हम तो कितना ज्यादा समझ कर क्वेश्चंस को कर गए और हमने कौन कौन बुक्स जो है वो कंप्लीट भी कर ली। नेक्स्ट है, चोल वंश की राजधानी को उरणपुर ना होकर यहाँ पर इसे आप सही कर लेना उरगपुर। उरगपुर से कावेरीपत्तनम कौन ले गया था? इसका सही आंसर है कि चोल वंश की राजधानी को उरयूर से कावेरीपत्तनम ले जाने वाले थे करिकाल। ये वही चोल वंश के राजा थे जिन्होंने पुगार वंश की नींव डाली थी। नेक्स्ट है, तंजौर में भगवान शिव का राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तंजौर में भगवान शिव का राज राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सीटेट में भी ये क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर है, राज प्रथम ने तंजौर में भगवान शिव का राजेश्वर मंदिर जो है वो बनवाया था। नेक्स्ट है, संपूर्ण मद्रास, मैसूर, कुर्ग और सिंघल द्वीप यानी श्रीलंका अपने अधीन करके पूरे भारत का एक छत्र सम्राट कौन बना? तो हम दक्षिण भारत के राजवंशों की बात कर रहे हैं। तो संपूर्ण मद्रास, मैसूर, कुर्ग और सिंघल द्वीप को अपने अधीन करके पूरे भारत का एक छत्र सम्राट कौन बना? तो इसका सही आंसर है, जिन्होंने भगवान शिव का राजराजेश्वर मंदिर तंजौर में बनवाया था, वही राज प्रथम ने दक्षिण भारत में मद्रास, मैसूर, कुर्ग और सिंघल द्वीप को अपने अधीन करके भारत का एक छत्र सम्राट बने थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 148, गंगैकोंड की उपाधि किसने धारण की? इसका सही आंसर है, राजेंद्र प्रथम ने। किसने की थी? राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 149, राजेंद्र प्रथम का पुत्र राजाधिराज व चालुक्य राजा सोमेश्वर के साथ कौन सा युद्ध हुआ था? ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब कोप्पम का युद्ध हुआ था राजाधिराज व चालुक्य राजा सोमेश्वर के साथ, तो इस युद्ध में जो राजेंद्र प्रथम का पुत्र था राजाधिराज, वो मारा गया था। किस युद्ध में? कोप्पम के युद्ध में। नेक्स्ट है, वीर राजेंद्र ने चालुक्यों को किस युद्ध में पराजित किया था? इसका सही आंसर है, कुंडल संगमम का युद्ध। इसमें वीर राजेंद्र ने चालुक्यों को पराजित किया था। तो इससे पहले चालुक्यों ने राजेंद्र प्रथम के पुत्र जो था राजधिराज, उसको हराया था और उसमें वो मारा भी गया था। उसके बाद हुआ था कुंडल संगमम का युद्ध, जिसमें चालुक्यों को हराया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 151, चालुक्य व चोलों के एक नए वंश की स्थापना किसने की थी? चालुक्य व चोलों के एक नए वंश की स्थापना करने वाले थे कोलोतुंग। किसने की थी? कोलोतुंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 152 है, चोल राज्य में प्रचलित सोने का सिक्का क्या कहलाता था जो 16 औंस का होता था? चोल राज्य में प्रचलित सोने का सिक्का क्या कहलाता था जो 16 औंस का होता था? इसका सही आंसर है कासू। चोल राज्य में प्रचलित सोने का सिक्का कासू कहलाता था। नेक्स्ट है, चोल राज्य में भूमि की उपज का कितना भाग लगान के रूप में मिलता था? चोल राज्य में भूमि की उपज का 1/4
6 या छठवां भाग जो है वो लगान के रूप में मिलता था। तो चोल प्रशासन के बारे में अगर देखते हैं तो संपूर्ण चोल राज्य जो है वह 4 भागों में बटा था और चोलों का प्रशासन जो है वह ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि चोलों का प्रशासन जो था वो ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था। नेक्स्ट है, राजराज प्रथम का तंजौर का शिव मंदिर किस शैली में बना है? तो राजराज प्रथम का तंजौर का जो शिव मंदिर है वह किस शैली में बना है? तो इसका सही आंसर है द्रविड़ शैली। किस में बना है? द्रविड़ शैली में बना है। नेक्स्ट है, चोल युग में मंदिरों की किस शैली का विकास हुआ था? चोल युग में मंदिरों की किस शैली का विकास हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा कि चोल युग में मंदिरों की गोपुरम शैली का विकास हुआ था। याद रखना है इसको, गोपुरम शैली का विकास हुआ था। कब हुआ था? चोल युग में मंदिरों की गोपुरम शैली का विकास हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 156, नहरों की प्रणाली दक्षिण भारत में किसकी देन है? नहरों की प्रणाली दक्षिण भारत में किसकी देन है? इसका सही आंसर है चोलों की। नेक्स्ट है क्वेश्चन 157, चोल वंश के मंदिर में सर्वोत्तम मंदिर कौन सा है? चोल वंश के मंदिर में सर्वोत्तम मंदिर कौन सा है? इसका सही आंसर है चिदम्बरम व तंजौर का मंदिर। चिदम्बरम व तंजौर का मंदिर चोल वंश के मंदिर में सर्वोत्तम मंदिर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 158, चोल राजा किस धर्म के अनुयायी थे? चोल राजा किस धर्म के अनुयायी थे? इसका सही आंसर है चोल राजा शैव धर्म यानी शिव को मानते थे, शैव धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्तविलास प्रहसन नामक नाटक किस पल्लव राजा ने लिखा? मत्तविलास प्रहसन नामक नाटक जो है वो किस पल्लव राजा ने लिखा? तो इसका सही आंसर है महेंद्र वर्मन या महेंद्र वर्मा ने। देखिए, पाल राजा जो थे वो अपने नाम के पीछे पाल लगाते थे, जैसे धर्मपाल, गोपाल, है ना। और जो पल्लव राजा थे वो अपने नाम के पीछे वर्मा या वर्मन लगाते थे। ये थोड़ा सा याद करने की बात है क्योंकि बहुत सारे शासकों के बारे में हम उत्तर भारत और दक्षिण भारत के वंशों में पढ़ते हैं, तो वहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पल्लव वंश के जो राजा थे वो अक्सर क्या लगाते थे? वर्मन या वर्मा लगाते थे। और पाल वंश के राजा जो थे वो क्या लगाते थे? पाल। नेक्स्ट है, पल्लव राजाओं में महान वास्तु निर्माता कौन था? पल्लव राजाओं में महान वास्तु निर्माता कौन था? तो इसका सही आंसर है महेंद्र वर्मन। नेक्स्ट है, मामल्लपुरम महाबलीपुरम नगर की स्थापना किसने की? वह कहाँ 5 रथ मंदिरों का निर्माण करवाया? तो बुक में बहुत अच्छी जो है वो तस्वीर दिखाई भी गई है। 5 रथ मंदिर बने हुए हैं। तो ये जो निर्माण जो है वह किसने करवाया था? महाबलीपुरम में। इसका सही आंसर है जो प्रारंभिक पल्लव राजा थे उन्होंने महाबलीपुरम नगर की स्थापना की थी और वहां पर 5 रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो आज हम यहीं तक करेंगे। इसके बाद आपका लास्ट जो आएगा आपका पार्ट इसका, तो आपका 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये चैप्टर। गलती से भी इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि आप इतनी मेहनत करोगे और आप ऐसे क्वेश्चन को अगर छोड़ दोगे और वही क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो आपकी मेहनत भी बेकार हो सकती है। इसीलिए हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।